मॉर्निंग स्टूडेंट। इस कोरोना महामारी के लॉकडाउन के चलते हुए प्रथम डिजिटल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। इस कोरोना महामारी में आप निरंतर घर पे रहते हुए लॉकडाउन का पालन करें। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। आज मैं राजस्थान शिक्षा विभाग की मंशानुसार इस सत्र 2020-21 से राजस्थान में भी एनसीईआरटी कोर्स दोबारा लागू किया जा रहा है, जो कक्षा 6 से 9 और 11 के लिए इसी सत्र 2020-21 और 10th और 12th के लिए अगले वर्ष 2021-22 से शुरू करने की योजना है। उसी के इर्द गिर्द मैं 12th का एक चैप्टर, चूंकि 12th का कोर्स इस साल नहीं बदलने जा रहा है और 11th का कोर्स बदलेगा और एनसीईआरटी का कोर्स लागू होगा, उसके संदर्भ में एक ऐसा टॉपिक राजनीति विज्ञान का न्याय, जस्टिस, जो कक्षा 12वीं में भी उपयोगी है और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होगा। कक्षा 12 में प्रमुख अवधारणाओं वाले चैप्टर के अंतर्गत पहला लेसन ही न्याय का है और कक्षा 11 के अंतर्गत जो एनसीईआरटी की बुक आने वाली है उसमें सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम से छठा लेसन जो है वो भी इसी न्याय के इर्द गिर्द है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रमुख अवधारणाओं में सबसे प्रथम टॉपिक है न्याय, जिसको जस्टिस के नाम से जाना जाता है। न्याय, सबसे पहला शब्द जो अपन न्याय का विचार करते हैं उसमें न्याय अर्थात धर्म, अर्थात कर्तव्य पालन की भावना। जो व्यक्ति कर्तव्य पालन कर रहा है वो न्याय कर रहा है और जो अपने कर्तव्यों से मुकर रहा है वो एक प्रकार से अन्याय का भागीदार बन रहा है। न्याय के अध्ययन की प्रमुख मान्यताएं या फिर परंपराएं, ट्रेडिशंस दो हैं। एक तो अपन देखते हैं पाश्चात्य परंपरा, वेस्टर्न ट्रेडिशनल, एक है भारतीय परंपरा, इंडियन ट्रेडिशन। पाश्चात्य परंपरा में सदचरित्र मनुष्यों के सद्गुणों की तलाश, सदचरित्र अथवा जो न्यायिक व्यक्ति है उसके चरित्र के आधार पर उसमें सद्गुणों की तलाश की जाए। और ये सद्गुण कौन से? जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं, उनकी तलाश की जाए। उसी को न्याय के लगभग नजदीक समझा जाता है। जबकि भारतीय परंपरा में मनुष्यों के धर्म को प्रमुखता दी गई है। मनुष्यों के धर्म की प्रमुखता के रूप में, यानी मनुष्य अपने धर्म अर्थात कर्तव्य का पालन कर ले तो वह मनुष्य न्याय कर पा रहा है। पाश्चात्य परंपरा और भारतीय परंपरा दोनों समानांतर न्याय के अध्ययन के लिए परंपराएं चली आ रही हैं, लेकिन दोनों का सारांश रूप में अपन देखें तो इन दोनों ही परंपराओं या दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। चाहे पाश्चात्य राजनीतिक परंपरा हो, चाहे न्याय के अध्ययन की भारतीय राजनीतिक परंपरा हो, दोनों में ही मनुष्य के कर्तव्य पालन पर महत्वपूर्ण फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है। इस प्रकार न्याय का जो संक्षिप्त अर्थ अब तक हमारे सामने निकल कर आया है वो है प्रत्येक मनुष्य के द्वारा, इस संसार के प्रत्येक मनुष्य के द्वारा अपना निर्दिष्ट कर्तव्य, यानी जो उस मनुष्य के लिए निर्धारित किया गया है समाज द्वारा, राज्य द्वारा, कानून व्यवस्था द्वारा, उस कर्तव्य की पालना करना और ये कर्तव्य की पालना करते समय अन्य के जो कर्तव्य हैं, कार्य हैं, उनमें हस्तक्षेप नहीं करना ही प्रमुख रूप से न्याय माना जाता है। सार रूप में कहें तो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करे और अपने कर्तव्य का पालन करते समय वह ये कोशिश करे कि वह अन्य किसी व्यक्ति के कर्तव्य के मार्ग में बाधा बनकर न आए।
यदि मनुष्य अपना कर्तव्य करता रहेगा और अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इट मीन्स वो न्याय कर पा रहा है। इसी न्याय के अगले चरण में अपन बात करते हैं न्याय की अवधारणा के कालानुसार विचारक, यानी समय अनुसार विचारक रहे हैं। जैसे कि इतिहास को भी अपन 3 भागों में बांट कर अध्ययन करते हैं, एक प्राचीन काल, एक मध्य काल और एक आधुनिक काल। ठीक ऐसे ही न्याय भी जब से राजनीतिक विचार जन्म लिए हैं, जब से राजनीतिक दर्शन और चिंतन की शुरुआत हुई है, तब से न्याय भी राजनीति विज्ञान के साथ शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। तो न्याय की जो अवधारणा है वो भी अति प्राचीन अवधारणा है। इसलिए अपन जो न्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो भी न्याय के अध्ययन को 3 कालखंडों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले न्याय की अवधारणा शुरुआत हुई प्राचीन काल में, फिर उसके बाद मध्यकाल की स्थिति और फिर आधुनिक काल की स्थिति। ये जो अपन कालानुसार विचारक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पाश्चात्य चिंतन के अनुसार। और पाश्चात्य चिंतकों में सबसे प्रमुख रूप से नाम आता है प्राचीन काल में प्रमुख विचारक के रूप में प्लेटो। जी हाँ, प्लेटो वह व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीति विज्ञान में न्याय की अवधारणा को सबसे पहले सुचारू रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया। उसके पश्चात प्रयास किया गया प्लेटो के ही शिष्य एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु द्वारा। अर्थात दोनों ही गुरु और चेले की जोड़ी थी। उन्होंने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में, राजनीति विज्ञान में न्याय की अवधारणा को सबसे पहले विस्तृत रूप से समझाने की और समझने की कोशिश की। प्लेटो ये भी यूनानी विचारक है, इनका जन्म भी यूनान में हुआ और इनके शिष्य अरस्तु का जन्म भी यूनान में हुआ। उसके बाद इनकी चर्चाएं हम 1 by 1 ये टॉपिक समाप्त करने के बाद करेंगे, जब विस्तार से न्याय की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। फिलहाल किन किन विचारकों ने कौन कौन से कालखंड में राजनीति विज्ञान में न्याय को समझाते हुए, परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है, उनका नाम उल्लेख अपन कर रहे हैं। तो प्रमुख विचारक इस कालखंड में ये 2 थे, प्लेटो और अरस्तु। अब बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल के प्रमुख विचारकों में अपन देखते हैं नाम। पहले तो आएंगे सबसे पहले प्रमुख विचारक। मध्यकाल के प्रमुख विचारकों में सबसे पहले नाम आएगा संत ऑगस्टाइन। ये प्रथम मध्यकालीन विचारक। और दूसरे हैं सेंट थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास ये मध्य युग के अरस्तु भी कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने अरस्तु से और संत ऑगस्टाइन से ज्ञान प्राप्त करके दोनों के विचारों का और ज्ञान का समन्वय किया, कोऑर्डिनेशन किया। इसलिए मध्यकाल में सेंट थॉमस एक्विनास मध्य युग के अरस्तु भी कहलाते हैं। जब बात करें अपन आधुनिक काल की और आधुनिक काल के प्रमुख विचारकों की, तो इसमें आधुनिक काल में न्याय के प्रमुख विचारकों के रूप में अपन देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है सामाजिक समझौतावादी विचारक होब्स का। होब्स ने भी राजनीति विज्ञान में आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा पर विवेचना की है। उसके बाद आता है इमैनुअल कांट।
हॉब्स, इमैनुअल कांट, फिर उसके बाद नाम आता है जेरेमी बेंथम। जो उपयोगितावाद के प्रवर्तक थे। इसके बाद आधुनिक काल में प्रमुख विचारकों में जिन्होंने न्याय की अवधारणा का विवेचन किया, उसमें नाम आता है जॉन स्टुअर्ट मिल का। जॉन स्टुअर्ट मिल ये भी ब्रिटिश राजनीतिक विचारक थे। ये जेरेमी बेंथम के शिष्य और जेरेमी बेंथम के मित्र जेम्स मिल, जो कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री और इतिहासकार थे, उनके पुत्र थे। जॉन स्टुअर्ट मिल उपयोगितावाद के जनक के रूप में जाना जाता है जेरेमी बेंथम को, लेकिन उपयोगितावाद को गुणात्मक स्वरूप प्रदान करना और उपयोगितावाद को आगे बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल को। इसके बाद अपन देखेंगे वन बाय वन प्लेटो के अनुसार राजनीति विज्ञान में न्याय की अवधारणा। जैसा कि अपन ने बताया कि मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्य पालन में बाधा न बनना न्याय कहलाता है। प्लेटो ने भी न्याय को इसी रूप में परिभाषित किया। प्लेटो जो एक पाश्चात्य यूनानी विचारक थे। इनका जन्म यूनान में, जो ग्रीक देश है, उसमें ईसा से पूर्व 427 ईसा पूर्व में प्लेटो का जन्म हुआ। इनका जन्म एथेंस क्लासिकल एथेंस, जो पुराना एथेंस नगर था, उसमें हुआ था। एथेंस जो यूनान का एक नगर है। इनकी मृत्यु प्लेटो की मृत्यु 347 ईसा पूर्व बीसी बैकवर्ड कास्ट में एथेंस में हुई थी। प्लेटो जो सुकरात के शिष्य थे। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्होंने कहा था कि ज्ञान ही सद्गुण है। इन प्लेटो जो यूनान में हुए, उनके गुरु सुकरात थे। सुकरात का जन्म जब यूनान में सोफिस्टों का आधिपत्य था तब हुआ था। फिर सुकरात के शिष्य के रूप में सामने आए प्लेटो। फिर प्लेटो के शिष्य के रूप में सामने आए आपके
अरस्तु, एरिस्टोटल, और अरस्तु के शिष्य के रूप में आप जानते हैं सिकंदर को। तो ये एक प्रकार से गुरु शिष्यों की चौकड़ी थी। सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। जिस प्रकार अपन भारत में देख सकते हैं कि महादेव गोविंद रानडे, उनके शिष्य के रूप में जाना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, और गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य के रूप में जाना जाता है महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी के शिष्य के रूप में जाना जाता है विनोबा भावे को। ठीक उसी प्रकार ये पाश्चात्य चिंतन में भी गुरु शिष्यों की चौकड़ी है। सुकरात, सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, अरस्तु के शिष्य सिकंदर। इनकी प्रमुख रचनाओं में अपन जब नामोल्लेख करेंगे प्लेटो की प्रमुख रचनाएं, उसमें सबसे प्रमुख रचना है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना थी, जिसका रचना काल 386 ईसा पूर्व था। ये द रिपब्लिक वही ग्रंथ है जिसमें प्लेटो ने न्याय की और आदर्श राज्य की विस्तृत रूप से विवेचना की है। मुख्य तौर पर न्याय के लिए जो प्लेटो की रचना है द रिपब्लिक, तो द रिपब्लिक का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एडिशन, संस्करण महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। अर्थात द रिपब्लिक नामक पुस्तक में प्लेटो ने सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दूसरे, तीसरे और चौथे संस्करण में न्याय की विस्तृत विवेचना की है। प्लेटो की अन्य भी कई रचनाएं हैं, जैसे द स्टेट्समैन, क्रीटो, मेनो, फेडो। प्लेटो की जो सबसे आखिरी रचना है, प्लेटो की सबसे आखिरी रचना के रूप में हम जानते हैं द लॉज को। द लॉज जो 347 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। आप गौर कर रहे होंगे द लॉज नामक पुस्तक प्लेटो की अंतिम रचना थी, जो 347 ईसा पूर्व प्रकाशित हुई, और 347 ईसा पूर्व में ही प्लेटो की एथेंस नगर में मृत्यु हो गई। इस प्रकार से प्लेटो जीवन पर्यंत एक अच्छे राजनीतिक विचारक के रूप में सामने आए और राजनीति विज्ञान को उन्होंने महत्वपूर्ण अवधारणाओं से सुशोभित किया। अब राजनीति विज्ञान के प्रमुख अवधारणा के रूप में न्याय के बारे में उनके जो विचार हैं, उनको वन बाय वन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लेटो ने जो न्याय का प्रमुख रूप से प्रतिपादन किया, उसमें कहा कि न्याय जो है एक नैतिक मूल्य है। प्लेटो की न्याय कानूनी न्याय नहीं है। प्लेटो की न्याय की अवधारणा नैतिक न्याय है। यही प्रमुख अंतर है भारतीय राजनीतिक दर्शन में न्याय की अवधारणा और पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन में न्याय की अवधारणा। प्लेटो ने नैतिक न्याय का विवेचन किया है, जबकि भारतीय राजनीतिक दर्शन में न्याय की कानूनी अवधारणा ज्यादा प्रचलित है। प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए,
काइंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के रूप, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। काइंड्स ऑफ जस्टिस, न्याय के रूप। प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए। एक तो व्यक्तिगत न्याय, और दूसरा बताया इन्होंने सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को ही प्लेटो ने राज्य से संबंधित न्याय, सामाजिक न्याय को ही प्लेटो ने राज्य से संबंधित न्याय की भी संज्ञा दी है। जब प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय के रूप में बताया तो प्लेटो ने कहा कि एक मनुष्य की आत्मा में, अर्थात मानवीय आत्मा में तीन तत्व या गुण पाए जाते हैं। प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय को समझाते हुए कहा कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में तीन प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। इसमें इन्होंने पहले तत्व का नाम बताया बुद्धि। बुद्धि, जिसको आप विवेक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा तत्व प्लेटो ने बताया मानव की आत्मा का शौर्य। जिसको आप साहस भी कह सकते हैं। तीसरा तत्व प्लेटो ने मानवीय आत्मा का बताया तृष्णा, इंद्रिय तृष्णा। जिसको इच्छा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लेटो की न्याय की अवधारणा एक नैतिक न्याय की अवधारणा है। न्याय के रूप प्लेटो ने दो रूप बताए हैं, एक तो व्यक्तिगत न्याय इंडिविजुअल जस्टिस और दूसरा सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। व्यक्तिगत न्याय को समझाते हुए स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में तीन प्रमुख तत्व होते हैं, तीन प्रमुख गुण होते हैं। सबसे पहला तत्व है बुद्धि, दूसरा तत्व है शौर्य, तीसरा तत्व है तृष्णा। प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में तीनों तत्व पाए जाते हैं, किंतु तीनों तत्वों में न्यूनाधिक का अंतर रहता है। यानी मनुष्य की आत्मा में ऐसा नहीं कि कोई एक तत्व ही पाया जाता है, किसी मनुष्य की आत्मा में ये तत्व पाया जाएगा, किसी में शौर्य पाया जाए, किसी की में तृष्णा पाई जाए। नहीं, ये नहीं है। तीनों ही तत्व पाए जाते हैं, लेकिन किसी मनुष्य की आत्मा में बुद्धि तत्व की अधिकता होती है और शौर्य और तृष्णा तत्व की कमी पाई जाती है। किसी मनुष्य की आत्मा में शौर्य तत्व की अधिकता होती है, बुद्धि और तृष्णा तत्व की कमी पाई जाती है, और किसी में तृष्णा तत्व की अधिकता होती है, बुद्धि और शौर्य की कमी पाई जाती है। अर्थात व्यक्तिगत न्याय के रूप में कहा प्लेटो ने कि जिन मनुष्यों में तीनों तत्व हैं, लेकिन जो तत्व सबसे ज्यादा पाया जाएगा उसी तत्व के आधार पर मनुष्य को कार्य करना चाहिए। अर्थात बुद्धि वाले व्यक्ति को दार्शनिक कार्यों में जाना चाहिए, शौर्य वाले व्यक्ति को साहस के कार्य अर्थात सैनिक कार्यों में जाना चाहिए, और इंद्रिय तृष्णा वाले व्यक्ति को उत्पादक कार्यों में जाना चाहिए। तो ये तो था व्यक्तिगत न्याय। अर्थात प्लेटो ने कहा
कि जिस मनुष्य में बुद्धि या विवेक अधिक पाया जाए उसको दार्शनिक कार्य अधिक करने चाहिए। उसको या तो राजा होना चाहिए या फिलोसोफर दार्शनिक होना चाहिए। दूसरा, शौर्य तत्व या साहस जो पाया जाता है अधिक, उस व्यक्ति को होना चाहिए सैनिक। और तीसरा तत्व इन्होंने बताया इंद्रिय तृष्णा या इच्छा। जिनमें इंद्रिय तृष्णा या इच्छा तत्व की अधिकता होती है उन मनुष्य को बनना चाहिए उत्पादक या व्यापारी वर्ग। ये व्यक्तिगत न्याय था। इसी से संबंधित प्लेटो ने बताया है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय में प्लेटो ने राज्य के या समाज के 3 वर्ग बांटे हैं। प्लेटो ने राज्य के भी 3 वर्ग बताए हैं। राज्य के 3 वर्गों में इन्होंने कहा है, पहला वर्ग है दार्शनिक वर्ग। दूसरा जो वर्ग प्लेटो ने बताया वो बताया है सैनिक वर्ग। और तीसरा तत्व जो बताया है वो बताया है उत्पादक वर्ग। जिस प्रकार प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय में कहा है कि मनुष्य की आत्मा की 3 तत्व हैं, तीनों तत्वों में जिस तत्व की प्रधानता मनुष्य में पाई जाती है उसी तत्व से मिलता जुलता कार्य या व्यवसाय व्यक्ति को चुनना चाहिए और अपने लिए निर्धारित या निर्दिष्ट व्यवसाय ही करे, अन्य के कार्यों में कोई हस्तक्षेप ना करे तो न्याय होगी। जिस प्रकार व्यक्तिगत न्याय तब होगी जब अपनी मानवीय आत्मा के तत्वों में जिस तत्व की अधिकता है उस तत्व के लिए निर्धारित कार्य को चुने और उसी कार्य को संपन्न करे, अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। ठीक वैसे ही सामाजिक न्याय की स्थापना तब होगी जब मनुष्य समाज के जो 3 वर्ग हैं उन तीनों वर्गों में अपनी मानवीय आत्मा के जो गुण हैं उन तीनों गुणों के आधार में से एक कोई सा भी वर्ग चूज कर ले, चुन ले और उसके पश्चात अपने वर्ग से संबंधित कर्तव्यों को पूरा करते रहे। दार्शनिक वर्ग का काम होता है ज्ञान देना, शासन चलाना, इसको शासक वर्ग भी बोल सकते हैं। दूसरा वर्ग है सैनिक वर्ग, इसका कार्य होता है रक्षा करना, इसको रक्षक वर्ग भी बोल सकते हैं। और तीसरे वर्ग का कार्य है उत्पादन कार्य करना, जिसको व्यापारी वर्ग या वाणिज्यिक वर्ग भी बोल सकते हैं। व्यापारी वर्ग अर्थात प्लेटो ने कहा है कि न्याय 2 प्रकार की होती है, एक तो व्यक्तिगत न्याय होती है और एक होती है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को ही प्लेटो ने राज्य से संबंधित न्याय की संज्ञा दी है। व्यक्तिगत न्याय में मनुष्य की आत्मा के 3 तत्व बताएं, तीनों तत्वों में से जिस तत्व की प्रधानता होती है उसके आधार पर समाज के तीनों वर्गों में से कोई भी वर्ग चुन ले और उस वर्ग से जुड़े हुए कर्तव्यों का वह पालन करे तो वह न्याय कर रहा है। ये जो प्लेटो के उदाहरण है प्राचीन भारतीय विचारकों की वर्ण व्यवस्था के इर्द गिर्द ही है। जैसे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण होते थे, वर्ण व्यवस्था के 4 वर्ण थे। पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था शूद्र वर्ण। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में 4 वर्णों की व्यवस्था कर्तव्य पालन की सुनिश्चितता के लिए की गई थी, पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का कार्य था वेदाध्ययन करना और वेदाध्ययन करवाना, विद्या दान देना। दूसरा क्षत्रिय, जिसका कार्य था राज्य की रक्षा करना। तीसरा वर्ग जो था या वर्ण था
उसका कार्य था वेश्य का व्यापार करना, कृषि करना। और चौथा जो शूद्र वर्ण था उसका अलग से कोई कार्य नहीं था, इसका एक ही कार्य था कि उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करेगा। और ये तीनों अपना अपना कार्य करेंगे, ये इनकी सेवा का कार्य करेगा, सब अपने अपने कार्यों को करेंगे, कोई भी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस प्रकार भारतीय चिंतन में भी अपने कार्यों को करते रहना और अन्य के कार्यों को करने में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। उसी के इर्द गिर्द प्लेटो ने न्याय बताया कि अपने लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उनको करना और अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। प्लेटो ने व्यक्तिगत न्याय के ही विस्तार को सामाजिक न्याय के रूप में समझाया है, अर्थात प्लेटो का व्यक्तिगत न्याय का विस्तार ही सामाजिक न्याय है। व्यक्तिगत कार्यों में जब अपनी आत्मा के तत्वों के आधार पर वो कार्य करेगा और उसी कार्य को करते हुए अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो सामाजिक न्याय की स्थापना भी स्वतः ही हो जाएगी। ये मनुष्य की आत्मा के जो तीनों तत्व एक प्रकार से इन्होंने जो बताए हैं, मुख्य रूप से जो ये बुद्धि तत्व है वो पाया जाता है आपके मस्तिष्क में, बुद्धि तत्व पाया जाता है मस्तिष्क में, और शौर्य और साहस तत्व जो पाया जाता है वो वक्ष स्थल या सीने में, वक्ष स्थल या सीने में। और जो इंद्रिय तृष्णा या इच्छा का जो समूह है या तत्व है वो पाया जाता है उदर या पेट में। इस प्रकार प्लेटो ने अपने प्रमुख ग्रंथ द रिपब्लिक जो उन्होंने 386 ईसा पूर्व में लिखा, उसके दूसरे, तीसरे और चौथे संस्करण में न्याय की विस्तार से व्याख्या की और न्याय का बहुत ही स्पष्ट तरीके से विवेचन किया। इसी कारण से प्लेटो के ये जो न्याय ग्रंथ है उसको न्याय मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात प्लेटो का ये जो ग्रंथ है द रिपब्लिक, उसको न्याय मीमांसा अर्थात कंसर्निंग ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। प्लेटो के रिपब्लिक ग्रंथ को न्याय मीमांसा या कंसर्निंग ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। और प्रमुख राजनीतिक विचारक एवेंस्टीन ने प्लेटो के इस राजनीतिक विचार के रूप में न्याय को परिभाषित करते हुए कहा कि प्लेटो ने जो न्याय का विवेचन किया है उसके अतिरिक्त न्याय कुछ नहीं है। अर्थात प्लेटो ने जो बताया है वही न्याय है और जो प्लेटो ने नहीं बताया वो न्याय नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।